हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बाकी डो में मियामोटो मुसाशी आर्क को कवर करने के बाद अब हम इसकी आगे की स्टोरी को कवर करने वाले हैं, जहां पर आज की वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं बाकी डो की सुमो आर्क को, जहां पर हम नोमे नो सुकुने को देखेंगे। और अगर तुमने बाकी डो की बाकी के वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके उसे देख लेना। साथ ही साथ मैंने जुत्सु काइसन के कलिंग गेम की आगे की स्टोरी को भी कवर किया है, तुम जाके उसे भी देख सकते हो। और तुम्हें अगर इस तरह के एनिमे एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि मियामोटो मुसाशी की आत्मा टोकुगावा की बहन ने उसकी बॉडी से रिलीज कर दी, जहां पर अभी तो उनकी बॉडी को स्टोर करके रखा जाएगा और वो जब चाहें उसको वापस भी बुला सकते हैं। जहां पर बाकी के फाइटर्स उनको रिस्पेक्ट के साथ अलविदा करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी टोकुगावा बाकी को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, जहां पर वो उसे कुछ दिखाना चाहते हैं। जहां पर वो बाकी से कहते हैं कि तुम्हारे फादर यानी ओगर क्या अपने अल्टीमेट ग्रिप से कोयले को हीरे में चेंज कर सकते हैं। यहाँ बाकी कहता है कि इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, पर उनका कोई ठिकाना नहीं, शायद वो ये कर भी सकते हैं। जहाँ पर एक रूम में जाकर टोकुगावा उसको एक डायमंड दिखाते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि ऐसा होना पॉसिबल है। तुम्हारे सामने जो ये डायमंड देख रहे हो इसे नोमे नो सुकुने ने बनाया है, वही नोमे नो सुकुने जिनको सुमो का क्रिएटर कहा जाता है। जहाँ पर बाकी करता है वही नोमे नो सुकुने जिन्होंने पहली बार जापान में ऑफिशियली वेयर 100 फाइट को जीता था। क्या आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप उसका क्लोन बनाने वाले हैं? तो यहाँ टोकुगावा कहते हैं कि सबसे पहले तुम इस डायमंड को देखो। तुम्हारे सामने जो ये डायमंड है ये पहले कोल हुआ करता था, पर सुकुने ने इसको अपने प्रेशर से डायमंड में बदल दिया। पर यहाँ बाकी कहता है कि मैं ये नहीं मानता, ऐसा होना नामुमकिन है। तो यहाँ पर टोकुगावा कहते हैं कि जब उन्होंने इसे डायमंड में बदला था तब भी इसके ऊपर कोल के निशान थे, पर हाल ही में किसी ने इसको पूरी तरह से डायमंड में बदल दिया और अब ये एक 1000 कैरेट का डायमंड बन चुका है। और जिसने ये काम किया हम उसे सेकंड सुकुने कहते हैं। नोमे नो सुकुने के वंश में 272 बारिश होने के बाद कोई ऐसा आया है जिसने इसको पूरी तरह से डायमंड में बदल दिया। उनके वारिस में हर किसी ने इसे डायमंड में बदलने की कोशिश की, पर ये करने में वो नाकामयाब रहे। पर अब 2000 सालों के बाद कोई ऐसा आ चुका है जो बिल्कुल नोमे नो सुकुने की पावर का है। एक फेस्टिवल के टाइम पे कोई एक लंबा चौड़ा आदमी उसी टेम्पल में आया था जहाँ पर इस कोल वाले डायमंड को रखा गया था। पहले तो उसने उसके सामने प्रार्थना की, फिर अपने हाथों से उसके ऊपर दबाव बनाया और देखकर लग रहा था कि वो इस कोल के टुकड़े को चूर चूर कर देगा। पर अपने हाथों की पावर और अपने ग्रिप स्ट्रेंथ से उस कोल डायमंड के टुकड़े को पूरी तरह से डायमंड में बदल दिया और तब से उसे सेकंड सुकुने के नाम से जाना जाता है। तुम क्या जानते हो बाकी सुमो में एक पावरफुल आदमी को रेकेसी कहा जाता है। तो यहाँ बाकी टोकुगावा से पूछता है कि आखिरकार एक रेकेसी कितना पावरफुल होता है? अगर उसके सामने एक आम आदमी खड़ा हो या फिर एक मार्शल आर्टिस्ट खड़ा हो, उनके कंपैरिजन उनकी ताकत कितनी होगी? मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे रेकेसी को फाइटिंग करते हुए देखा है और ज्यादातर रेकेसी को हार का ही सामना करना पड़ा, पर एक असली रेकेसी के अंदर कितनी पावर होती है ये जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक एवरेज सुमो मैच 10 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाता है। जहाँ पर एक बॉक्सिंग मैच हर राउंड लगभग 3 मिनट का चलता है, वहीं पर एक एमएमए का मैच 15 से 25 मिनट तक भी चल सकता है, और वहीं पर सुमो का मैच लगभग 10 सेकंड में ही खत्म हो जाता है। जहाँ पर एक रनर भी अपनी स्पीड 10 या 20 सेकंड तक ही मेंटेन करके रख सकता है, पर एक रेकेसी की बॉडी, उसका मसल मार्ट, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये सब सिर्फ 10, 12 या 10 सेकंड के लिए ही होता है। और अगर मान भी ले कि अगर एक रेकेसी एक एमएमए फाइटर से लड़ता है तो क्या वो एमएमए फाइटर एक रेकेसी को हरा सकता है? रेकेसी कोई भी रनिंग नहीं करते, वो अपने सिक्स एब्स या बॉडी पर ध्यान नहीं देते, बस एक चीज की वो बहुत ज्यादा खाते हैं। वो लड़ाई के टाइम पे जूते नहीं पहनते और लड़ाई में कोई स्टार्टिंग फायर भी नहीं होती। और इन्हीं सब में एक रेकेसी एक लेजेंडरी सुमो फाइटर बनता है। फिर हमें एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाई जाती है। आज से बहुत टाइम पहले यामाटा नाम का एक शहर था, जहाँ पर टमाई नो काया नाम का एक आदमी रहा करता था और वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। बोला जाता था कि वो किसी बुल के सींगों को उसके स्कल से अलग कर देता था, यहाँ तक कि एक मुड़े हुए लोहे के टुकड़े को भी सीधा कर सकता था। ये अपने किक से मक्खियों को भी मार सकता था, बड़े बड़े पत्थरों को भी तोड़ सकता था, यहाँ तक कि वो जलती हुई मोमबत्ती को भी बुझा देता। पर एक दिन वो एक आदमी के पास आया जो बहुत ही अमीर था और वो कहने लगा कि उसे एक ऐसे आदमी से लड़ना है जो उसकी पावर को झेल सके, जिसके ऊपर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकूं, जो मेरे सामने टिक पाए। पहले तो वो अमीर आदमी थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि अगर मैं कोई आदमी ले भी आया और अगर तुम उसे हार गए तो तुम फिर क्या करोगे? तो यहाँ पर कियाया कहता है कि मैं अपनी सारी जमीन, अपना सब कुछ मैं उस आदमी को दे दूंगा, पर मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए ही चाहिए। तो फिर ये अमीर आदमी बाकी लोगों के साथ एक मीटिंग करता है, जहाँ पर वो ताकतवर आदमी की खोज के लिए बहुत से लोगों को बुलाता है। और वैसे तो इन लोगों के पास कोई आइडिया नहीं था कि वो किस तरह एक ताकतवर आदमी को उसके सामने लाएं, पर तभी कोई पीछे से आवाज लगाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि आपको क्या चाहिए। सिर्फ कियाया एक लौता इतना ताकतवर आदमी नहीं है जिसके पास इतनी ज्यादा शक्ति है। मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कियाया को टक्कर देगा, जिसे लोग नोमे नो सुकुने के नाम से जानते हैं। जहाँ पर बाद में कियाया के सामने सुकुने को लाया जाता है।
यहाँ पर केया और सुकुने एक दूसरे के आमने सामने थे और अब इनके बीच लड़ाई शुरू होने वाली है। पर सबसे बड़ी बात, ना तो यहाँ पर कोई रिंग बनी हुई है और ना ही हार जीत को डिसाइड करने वाला, तो पता कैसे चलेगा कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। बल्कि सीधी बात है, जो हारेगा वो मरेगा। और इस लड़ाई में किक, पंचेस, ग्रैब करना, किसी की आंख फोड़ना, ये सब अलाउ था। और ये सब देखकर क्या ये सही में एक सुमो लग रहा था। पर अब कुछ भी हो, इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर किक मारते हैं और जानवरों की तरह एक दूसरे के ऊपर टूट जाते हैं। एक दूसरे को पकड़ते हैं, एक दूसरे को पंच मारते हैं और हेड बट देते हैं। पर यहाँ पर केया पीछे हटने लगता है। उसका स्टैमिना खत्म हो गया था, यहाँ तक कि उसकी पसलियां भी टूट गई थी और वो जमीन में गिर जाता है। और यहाँ पर नोमोनोसुके अपनी पावर को इकट्ठा करके अपने पैर को ऊपर करता है और अपने पैर से उसे जोरदार किक मारता है। और यहाँ पर एक स्ट्राइक के साथ केया की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और इस तरह केया का अंत होता है। और इस तरह नोमोनोसुके एक महान फाइटर की तरह उभरा। फिर वापस से हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर एक क्लाइंबिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है और यहाँ पर क्लाइंबिंग चैंपियन स्कॉट हैरिस थे और कोई भी उनको ओपन चैलेंज कर सकता है। जहाँ पर एक आदमी क्लाइंबिंग करते हुए बहुत ऊपर तक आ चुका था और दूसरे ओर स्कॉट बस रेडी हो रहे थे चढ़ने के लिए। और जैसे स्कॉट ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, बहुत ही फुर्ती के साथ वो उस बंदे को पार करके वो बहुत ही ऊपर आ जाते हैं और इस तरह वो जीत जाते हैं। तो यहाँ पर भीड़ में बाकी और टोकुगावा भी थे, जहाँ पर बाकी स्कॉट हैरिस को चैलेंज करता है। फिर वो टोकुगावा को कहता है, सुनिए ओल्ड मैन, अगर मैं ये कॉम्पिटिशन जीत गया तो आप मेरे को उस आदमी के पास ले जाएंगे, नोमोनोसुके के पास। तो यहाँ पर टोकुगावा स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें पहले कंपटीशन जीतना होगा। पहले तुम्हें टूर्नामेंट जीताओ और अगले पल ही मैं तुम्हें उसे मिला दूंगा। तो यहाँ पर बाकी को पहले सेफ्टी ग्रिप बांधी जाती है और यहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि बाकी अब इस चैंपियन के साथ ये क्लाइंबिंग कंपटीशन करेगा और इस नौजवान के लिए ये आसान नहीं होने वाला। जहाँ पर अनाउंसमेंट करने वाला कहता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब नेक्स्ट में क्या होने वाला है। फिर हम यहाँ बाकी को देखते हैं जो अपने स्टांस में आता है और 1 2 3 स्टार्ट होने के बाद वो कूदते कूदते वॉल के ऊपर चढ़ने लगता है और इसको देखकर चैंपियन भी हड़बड़ाते हुए क्लाइंबिंग करना शुरू कर देता है। जहाँ पर कॉन्टेस्ट मैनेजर भी कहता है कि ऐसा लग रहा है कि बाकी जो है स्प्रिंग की तरह ऊपर चढ़ जाएगा। दूसरे ओर चैंपियन जो है वो तो इस बच्चे को कीप अप भी नहीं कर पा रहा। आखिरकार ये बच्चा है कौन? जहाँ पर स्कॉट अपनी पूरी जान लगा देता है पर वो बाकी को नहीं हरा पाता। जहाँ पर बाद में स्कॉट हैरिस और बाकी नीचे आते हैं, जहाँ पर स्कॉट हैरिस उसे हाथ मिलाते हुए कहता है, मैं फिर से तुम्हारे साथ मैच करूंगा और अगली बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। पर तभी कोई भीड़ से आवाज लगाता है जो और कोई नहीं नोमोनोसुके था और वो भी इनको चैलेंज करता है और सब उसके बड़े शरीर को देख रहे थे। तो वह हंसते हुए बाकी को बताते हैं कि यही सुकुने है। यहाँ पर सुकुने बाकी को हाई करता है और उसके हाइट को देखकर बाकी भी शौक है। यहाँ पर रिपोर्टर सुकुने के सामने आते हुए कहता है कि आप कितने लंबे हैं? तो यहाँ सुकुने कहता है कि लगभग 2 मीटर का। फिर यहाँ पर रिपोर्टर कहता है कि आप भारी कितने हैं? तो यहाँ पर सुकुने कहता है बहुत ज्यादा भारी हूँ। फिर रिपोर्टर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप इतने ऊपर यहाँ चढ़ पाओगे। यहाँ पर सुकुने को सेफ्टी हार्डनेस भी दिया जाता है पर वो उसके साइज का नहीं था। पर यहाँ पर सुकुने सेफ्टी हार्डनेस के लिए मना कर देता है पर उसके सामने वाला आदमी कहता है कि आप इसके बिना चढ़ नहीं पाओगे। पर यहाँ पर सुकुने दीवार की तरफ जाने लगता है और अपने सूमो का स्टेंस लेता है। बहुत से लोग इसको देख रहे थे और किन्हीं को तो ये मजाक लग रहा था। सुकुने अपने हाथ बढ़ाता है और वो आदमी कहता है कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है और सुकुने अपने बस ग्रिप स्टेंस से ऊपर की ओर जंप मारने लगता है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या कोई ऐसा मोटा आदमी भी इतनी रफ्तार से ऊपर जा सकता है। यार यहाँ पर सुकुने ऊपर की ओर जाने लगता है और फिनिश लाइन को क्रॉस करके सीधा छत से टकरा जाता है, जिससे वो गिरने लगता है और वो जमीन में आकर लैंड करता है। और ये चीज देखकर बाकी भी समझ गया था कि उसके सामने लेजेंडरी सुकुने खड़ा है। जहाँ पर सुकुने कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ही सुकुने हूँ? तो यहाँ बाकी कहता है कि तुम्हारे सूमो को देखकर। तो यहाँ पर सुकुने कहता है कि मैंने सूमो का यूज कब किया? यहाँ बाकी कहता है कि जब तुम ऊपर चढ़ रहे थे उस समय नहीं, जब तुमने पहला ग्रिप लिया था और फिर अपने शरीर को जिस तरह पुल किया, इसी में मेरे को तुम्हारे सूमो का पता चल गया। जहाँ पर सुकुने कहता है क्या तुम कोई रेकिसी हो? जहाँ बाकी कहता है कि नहीं, रेकिसी बहुत ही लंबे चौड़े लोग होते हैं, लेकिन अगर बात पुराने जमाने में हुए सुकुने और कियारा की लड़ाई से ली जाए तो उस हिसाब से मैं भी एक रेकिसी हूँ। जहाँ पर सुकुने कहता है कि मुझे लगा ही था। जहाँ पर बाकी कहता है कि जरा तुम मुझे अपना सूमो दिखाओ। तो यहाँ पर सुकुने पहले तो ताली बजाता है और अपना सूमो वाला स्टांस लेता है और सब इसको देख रहे थे। फिर यहाँ पर सुकुने आगे बढ़ता है और यहाँ पर सुकुने ऐसा लग रहा था किसी को पकड़ा हुआ है और फिर वो बाकी को देखता है और बाकी देख पाता है कि यहाँ सुकुने किसी से लड़ाई कर रहा है। यहाँ पर सुकुने के पीछे एक दूसरा कोई सुमो वाला प्लेयर था और ये बिल्कुल बाकी के शैडो फाइट जैसा है, जहाँ सुकुने ने भी किसी को इमेजिन किया और फिर वो उसे पकड़कर उठा के नीचे पटक देता है और जो लोग इसे देख रहे थे वो वहाँ से पीछे हट जाते हैं। और ये देखकर बाकी कहता है कि ये सुमो का टाचियाई था, जहाँ पर दोनों सुमो प्लेयर एक दूसरे के ऊपर चार्ज करते हैं। फिर हम सेंसेनकाई में देखते हैं जहाँ पर डोबो और रुचि के सामने काट्सो आपस में लड़ने वाले हैं।
और ये एक प्रैक्टिस मैच था जहाँ पर काटसो बहुत तेजी से डोबो ओरोची के सामने आता है और उसके आंखों पर हमला करता है, पर यहाँ पर डोबो अपने सर को आगे कर उसकी उंगली ही तोड़ देता है। तो यहाँ काटसो अपने किक से उस पर अटैक करता है, पर डोबो वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर अचानक से उसके पीछे आकर उसे पकड़कर उसे पीछे से फेंक देते हैं और जब यहाँ पर काटसो नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर डोबो अपने पैर से उसे कुचलने वाले थे, पर वो उसके साइड में किक मारते हैं। फिर बाद में सब बैठ जाते हैं जहाँ पर डोबो कराटे के बारे में बताते हैं। कराटे बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो तुम्हारे कैरेक्टर को बनाता है, साथ ही वो तुम्हें हेल्दी भी रखता है। और इस लड़ाई में हम बेयर हैंडेड फाइट करते हैं और फिर वो मुक्का बनाते हुए दिखाते हैं कि इसका इस्तेमाल तुम कहीं भी कर सकते हो, चाहे वो स्ट्रीट फाइट हो, ऑफिशियल मैच हो या फिर किसी भी तरह की कॉम्बैट सिचुएशन में हो, और इससे ताकतवर कुछ नहीं। और सब लोग डोबो की बातें सुन रहे थे और यहाँ पर डोबो कहते हैं कि तुम लोग बेवकूफ हो, स्ट्रॉन्ग होना ही मैटर करता है। और ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और वो कहते हैं जो बात चिल्ला चिल्ला कर बताई जाती है वो झूठ होती है और हल्के से जो बात कही जाती है वो सच होती है। ये सब के बाद वहाँ बाकी आजा है जो डोबो ओरोची से बात करने आया है, जहाँ पर डोबो काडो को कहता है, साले काडो तुमको मेरी आंख ही मिली थी हमला करने के लिए, ये जानकर कि मेरे पास पहले से एक ही आंख है। जहाँ पर काडो कहता है कि आपने ही सिखाया था कभी भी अपने ओपोनेंट पर होल्ड बैक मत करना, चाहे तुम्हारे सामने तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना खड़े हो। जहाँ पर डोबो कहता है कि मैं भी पागल हूँ। फिर वो चाय पीने लगता है और काडो कहता है कि काश मैं अपनी उंगली से आपकी एक और आंख फोड़ देता। पर यहाँ बीच में बागी कहता है, डोबो क्या आप सुमो के बारे में जानते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि आप जैसे महान कराटे डोबो ओरोची का सुमो को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है। फिर यहाँ डोबो थोड़ा सोचते हैं और वो फिर कहते हैं कि मैं जानबूझकर कभी सुमो की तरफ नहीं गया, और वो कहते हैं कि कराटे में हमें अपने सामने वाले किसी भी तरह ओपोनेंट के साथ लड़ना पड़ता है अपने दो हाथों से। दुनिया के बाकी मार्शल आर्ट्स, चाहे वो केनपो हो, जूडो हो, मोए थाई हो, ऐसे जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं जिनमें हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया जाता है, सबके लिए ये सेम चीज अलाउ होती है। और ये चीज सिर्फ मार्शल आर्ट के साथ ही नहीं है, बल्कि जो रग्बी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, इसके अलावा स्ट्रीट फाइट्स जो लड़ाई में बाइब्स, ब्लेड, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, हर एक के लिए सेम होती है। एक कराटेकार सिर्फ अपने मैच तक ही सीमित नहीं रहता, कोई भी जगह, कोई भी सिचुएशन उसे इस सबका सामना करना पड़ सकता है। पर दूसरी तरफ है सोमो, जहाँ पर पीछे हटना नामुमकिन है। कोई भी किसी लड़ाई से पीछे कभी नहीं हटेगा। कराटे की तरह उन्हें अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इनके लड़ाई का जितना एरिया होता है उसी में ही सब साबित हो जाता है। सुमो करने वाले बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो ऐसे बच्चों को लाते हैं जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं और उनको जितना चाहिए उतना सोने भी दिया जाता है। काडो हंसते हुए कहता है कि क्या ऐसे लोग स्ट्रांग होते हैं जिनको सिर्फ खाना और सोना होता है? यहाँ पर डोबो कहता है कि तुम नहीं समझ रहे हो। सुमो में ना तो कोई किक होता है, ना ही पंच होते हैं, ना ही कोई ट्रिक्स होते हैं। इसमें होता है तो प्योर स्ट्रेंथ, जैसे कि एक बहुत ही हट्टा कट्टा हार्बीवोरस आपस में लड़ते हैं, जिसमें सिर्फ ताकत ही मैटर करती है। एक एवरेज सुमो प्लेयर लगभग 160 किलो का होता है और वो अपनी लड़ाई लगभग 10 या 20 सेकंड के अंदर ही खत्म कर देते हैं। फिर वो काडो को दिखाना चाहते हैं कि शायद तुम इसे ट्राई करना चाहिए, और वो कहते हैं कि तुम कराटे ही यूज करो, साथ ही साथ तुम मेरी आंखों या बॉल्स पर भी अटैक कर सकते हो। काडो भी इस्तेमाल करते हुए रेडी हो जाता है और यहाँ डोपो जो है सुमो के स्टांस में आने लगते हैं। ये देखकर पहले तो काडो थोड़ा शॉक होता है, पर फिर वो स्पीड से उसकी तरफ आता है और उनके बॉल पर अपने किक से अटैक करता है। और यहाँ पर डोपो उसके किक को रोककर उसे पीछे की ओर पुश कर देते हैं और यहाँ काडो जो है दीवार के साथ टकरा जाता है और एक ही हमले के साथ काडो नॉकआउट हो जाता है। ये देखकर बाकी भी हैरान हो जाता है, यही असली सुमो है, पूरी रॉ स्ट्रेंथ। फिर वो बाकी को कहता है कि क्या तुम भी ट्राई करोगे? तो बाकी थोड़ा हिचक कर कहता है कि ठीक है, पर पहले हमें काडो को देखना चाहिए। काडो होश में आता है और यहाँ पर डोबो बताता है कि इसे टू हैंड थ्रस्ट कहते हैं, जिसमें ओपोनेंट को सामने की ओर पुश किया जाता है। ये तो ना तो कोई किक है, ना ही कोई स्टैब है, ना ही कोई पंच है। देखने को लग सकता है कि ये खतरनाक नहीं है, पर इसकी रियलिटी बहुत ही अलग है। सुमो में लगभग 48 मूव्स होते हैं, पर कुछ और मूव्स को जोड़ दिया जाए तो ये 96 हो जाते हैं। ये वो मार्शल आर्ट है जो 2000 साल से ज्यादा पुराना है और इसकी लड़ाई बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, सिर्फ 10 सेकंड। इसलिए फाइटर को सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। तो यहाँ बाकी कहता है चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। यहाँ पर डोबो भी रेडी हो जाते हैं और बाकी अपने आप को लिक्विड की फॉर्म में चेंज करने लगता है और अपने कॉकरोच डैश को रेडी करने लगता है। तो यहाँ पर बाकी स्पीड के साथ डोबो पर अटैक करता है और उसे कुछ पल पीछे की ओर ढकेल देते हैं, पर यहाँ पर डोबो बाकी को पकड़कर उसे रोक देते हैं। और जिस टेक्निक का डोबो ने यूज किया था इसको कानो की कहा जाता है और ये एक तरह का लॉक है। फिर वो बाकी को नीचे रख देते हैं और फिर अचानक से एक तरह के मूव का यूज करते हैं, जिससे वो बाकी को पीछे की ओर ढकेल देते हैं। कानो की तरह बाकी भी पीछे की ओर दीवार से टकरा जाता है और इस टेक्निक का नाम था टेस्कीडासी और ये एक अल्टीमेट सुमो मूव था और डोबो ओरोची ने तो इसे बस सिंपली यूज किया था। फिर हम टोकुगावा के घर को देखते हैं, जहाँ पर उसके आसपास के लोगों को भूकंप महसूस हो रहा है। टोकुगावा को भी समझ में नहीं आता कि उनका घर हिल क्यों रहा है, और जब वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं सुको ने हवा में अपने पैर को उठाकर वार्म अप कर रहा है। फिर अपने हवा वाले लेग को जमीन में जोर से पटकता है और इसकी वजह से टोकुगावा पूरा हिल जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर एक गार्ड जिसका नाम कानो है वो भी शॉक हो जाता है। अब बाद में वो सोचने लगता है कि क्या वो सही में सुकुने ही था। दूसरे सुकुने के अंदर से पूरा भाप निकल रहा है, जहाँ पर सुकुने पीछे मुड़ते हुए कहता है कि इसे सीको कहा जाता है। सीको मतलब होता है स्ट्रेंथ और साइडिनेस। वो लिखते हुए उसको बताते हैं जब कोई सुमो करने वाला अपने पैर को उठाकर जमीन को पटकता है
तो इसे सिकोगासी कहा जाता है और इससे जमीन के अंदर जो इविल एनर्जी है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इनके अंदर जो इविल स्पिरिट्स होती है वो और भी ज्यादा नीचे चली जाती हैं। यहाँ पर सुकुने कहता है कि अब अगला कौन है, जहाँ पर टोकागावा स्माइल करते हुए कहते हैं कि अब आप किससे लड़ना चाहोगे। तो यहाँ पर सुकुने कहता है कि ऐसे बंदे से जो मेरी स्ट्रेंथ को मैच कर सके। फिर हमें एरिजोना प्रिजन में दिखाया जाता है जहाँ पर है बिस्किट ओलिवर, जिससे समझ में आता है कि अब सुकुने और ओलिवर के बीच लड़ाई होने वाली है। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। मैं इसका दूसरा पार्ट जल्दी लाऊंगा, तुम चाहो तो बाकी की वीडियोस को देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।